जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम मॉक टेस्ट का शुरू करने जा रहे हैं और नेवी को देखते हुए मॉक टेस्ट है, बहुत शानदार मॉक टेस्ट हमने एनालाइज किया है। उसके बाद में इसको मॉक टेस्ट को हम बना रहे हैं। तो जो मॉक टेस्ट है उसके अंदर मैं आपको करवा रहा हूँ। इधर आपके सामने दो क्वेश्चन एक साथ लिखे हुए हैं, लेकिन पहले नंबर वाइज ही क्वेश्चन को अटेंड करना है। ऐसे नहीं डायरेक्ट आप इस पर आ रहे हो, क्योंकि मैं नंबर वाइज से आपको समझाता हुआ चला जाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन है, लॉ का क्वेश्चन है और इस मॉक टेस्ट में आपको हर चैप्टर का वेटेज देखने को मिलेगा जैसा एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले ये है क्वेश्चन, अब इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले लॉ का क्वेश्चन देखते ही आप उसको सोल्व करने लग जाएं। तो इसमें पहले हमको सोल्व करने के लिए हमें बताए इसको क्या सोल्व कर सकते हैं। ये सोल्व नहीं होगा भाई, इसको क्या सोल्व कर सकते हैं। अगर किसी का स्क्वायर बन रहा है तो वो सोल्व होगा पहले। तो सबसे पहले इसमें स्क्वायर इसका बन सकता है, इसका बन सकता है, इसका बन सकता है, इधर इसका भी बन सकता है। यानी कि पावर कितनी बन सकती है उसमें पहले सोल्व करना चाहिए। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, इसलिए इसको छोड़ देना है। तो इसको लिखने का तरीका हो गया लो 5 3 इंटू लो 5 स्क्वायर और 3 का क्यूब हो गया ये, और लो 7 स्क्वायर इंटू 7 अपन में लो 3 की पावर 4 और 3, ये हो गया दोस्तों। अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ, आगे की स्टेप तो यही रहेगी और ये 2 नीचे आएगा तो 1/2। जब बेस की पावर होती है वो तो नीचे मल्टीप्लाई होकर आती है, तो 2 नीचे आया। और जो एक्सपोनेंट की पावर होती है वो डायरेक्ट आगे मल्टीप्लाई होकर आती है, तो मल्टीप्लाई 3 और लोग 5/3 इंटू, तो बेस की पावर है तो नीचे आएगी मल्टीप्लाई होकर, लोग 7/7 अपॉन में 1/4, बेस की पावर नीचे आएगी मल्टीप्लाई होकर, लोग 3/3। तो ये तो आपका आंसर एक, ये तो एक हो गया और ये भी एक हो गया। और लोग 3/5 और लोग 5/3, ये भी कट जाएगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं लोग 5 अपॉन में लोग 3 इंटू लोग 3 अपॉन में लोग 5, इनको लिख सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि ये इससे कट गया। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा है 3/2 मल्टीप्लाई 1/2, और ये नीचे 1/4 है तो ऊपर चला जाएगा 4/1। तो 4 से 4 कट गया, तो 3 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, क्वेश्चन में हमने सीखा कि लॉ के अंदर जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसको देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं बेस किसकी पावर तो नहीं बन रहा, बेस या एक्सपोनेंट किसी की पावर तो नहीं बन रहा। तो उनको पता चल गया कि ये किसका स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, 27 किसी का क्यूब होता है। तो उसको छोटे से छोटे रूप में खत्म किया जाता है, उसके बाद में लॉ का क्वेश्चन आसानी से ईजी हो जाता है। अगर लॉ की क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप अभी क्या करिए, हमारी जो हमने लॉ का पूरा चैप्टर करवा दिया है 2 से 2.5 घंटे के अंदर, और बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जेई एडवांस के लेवल का हमने कॉन्सेप्ट कराया है। और पिछले जो ईयर्स है वो हमने जेई एडवांस के भी क्वेश्चन करवाए हैं, जेई मेंस के भी लोगरिथम के क्वेश्चन करवाए हैं, और एनडीए के भी हमने करवाए हैं। तो लॉ का जो चैप्टर है वो हमने बहुत बारीकी से हमने उसको समझाया है, कहाँ पे लोग नेगेटिव देता है, कहाँ पर पॉजिटिव देता है, सारा उसमें एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको देखना है तो देखो, वरना मॉक टेस्ट करो। ये कह रहा है कि ये किसके बराबर होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें दिमाग थोड़ा इस टाइप से लगाना है। ऐसे हमें कोई बॉक्स बना लेना है, और बॉक्स के अंदर हमें 2 बॉक्स ऐसे बनाने हैं जो अपने आप को इंटरसेक्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों का आंसर इंटरसेक्ट से ही आता है। तो इंटरसेक्ट करते हैं, तो एक को मैं ए मान लेता हूँ, एक को बी मान लेता हूँ। अब ये क्या कह रहा है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी का यूनियन करो, लेकिन ऊपर डेस लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा है, बाहर बाहर वाले की बात कर रहा है। तो हमने बाहर बाहर वाले को रंग दिया है। उसके बाद में ए डेस, यानी कि जो ए में नहीं है उसको बोलते हैं ए डेस, इंटरसेक्शन करना है बी डेस के साथ में। तो हमें कह रहा है कि ए डेस, यानी कि ये ए डेस के बाद में ये बचा, और इसका इंटरसेक्शन करना है तो बी के साथ में, तो ये बचा। और इनका यूनियन करोगे तो आपके सामने ये पार्ट और ये पार्ट मिक्सचर हो जाएंगे। बचेगा कौन सा पार्ट, बचेगा आपके पास में ये पार्ट। इस पार्ट को क्या बोला जाता है, ए डेस, अर्थात ए में नहीं है, ए डेस राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब हम तीसरा क्वेश्चन, तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो जेड बराबर आयोटा की पावर आयोटा का काल्पनिक मान बताना है। तो देखिए ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो काल्पनिक मान होता है जो आयोटा के साथ में होता है वही तो काल्पनिक मान होता है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो हम मानते हैं कि जेड बराबर हमें क्या दे रखा है, आयोटा की पावर आयोटा। अब इसका डायरेक्ट आंसर तो आएगा नहीं, तो इसका लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड। तो इसका लॉग ले लेते हैं, तो इधर लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ जेड बराबर दोस्तों लॉग ऑफ आयोटा की पावर आयोटा।
अब देखिए ये आयोटा बाहर आ जाएगा, एक्सपोनेंट की पावर क्या होता है, बाहर आ जाता है लॉग के अंदर। तो log ऑफ जेड बराबर आयोटा log ऑफ आयोटा, ये हो गया। अब आपको पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम लॉगरिथम लेते हैं तो आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम लॉगरिथम लेते हैं तो log ऑफ जेड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का log ऑफ मोड जेड प्लस का आयोटा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स होता है। इसी तरीके से log ऑफ जेड ले रहे हैं, जेड का लॉगरिथम ले रहे हैं, तो ये आयोटा तो देखिए मल्टीप्लाई में है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आयोटा ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, यहाँ पे जीरो प्लस का आयोटा है, मान सकते हैं आयोटा है तो जीरो प्लस का आयोटा है। अब इससे करेंगे तो लो, अगर इसका मोड ऑफ जेड करेंगे आयोटा का तो 1 आएगा और प्लस का आयोटा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। देखिए वाई इमेजिनरी पार्ट के साथ में आता है तो वाई 1 है और एक्स जो है यहाँ पे वो 0 है। इस तरीके से आपका हो गया, तो हम इसको कह सकते हैं log ऑफ जेड बराबर आयोटा, और log ए का मान क्या होता है 0, तो 0 प्लस आयोटा टेन इनवर्स इन्फिनिटी। 1 में अगर 0 का भाग जाता है तो इन्फिनिटी आता है, एब्सोल्युटली किसी भी नंबर में 0 का भाग जाता है तो इन्फिनिटी ही आता है, बस 0 में 0 का भाग नहीं जाता, वो एक अलग केस है जो हम लिमिट के चैप्टर में पढ़ेंगे, वैसा संभव नहीं है। तो ये कब देता है, टेन इनवर्स इन्फिनिटी कब होता है, पाई बाई 2 पर इन्फिनिटी देता है 10, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको लिख सकते हैं 0 प्लस का आयोटा पाई बाई 2 और बाहर आयोटा है मल्टीप्लाई में, ये हो गया दोस्तों log जेड। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो log ऑफ जेड बराबर माइनस का पाई बाई 2, आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 और पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं, जेड बराबर e की पावर माइनस का पाई बाई 2, इधर से log उठाया तो उधर e का बेस में चला जाएगा, है ना। ये मैंने लॉगरिथम के चैप्टर में पढ़ाया है, यानी लॉगरिथम का वह चैप्टर है जो हर एक चैप्टर में काम करता है, चाहे से वो हम समांतर श्रेणी ले ले, गुणोत्तर श्रेणी ले ले, किसी में भी लॉग का जो कंसेप्ट है वो वास्तव में हर एक टॉपिक में आता है। इसलिए हमने लॉग का चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट करवाया है, हमने बेसिक टू एडवांस लेवल तक उसको रेज करवाया है। तो यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गई, तो इसमें जो आयोटा के साथ में जो नंबर आया है वो 0 आया है, अर्थात इसमें काल्पनिक मान तो है ही नहीं, इसलिए काल्पनिक मान दोस्तों यहाँ पे 0 हो जाता है। लेकिन अगर रियल मान पूछता है, वास्तविक मान, तो e की पावर माइनस का पाई बाई 2 होता है। मोस्ट लगा लेना, ये आपके नेवी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि जब आप एग्ज़ाम देकर निकलोगे तो एक बार इस क्वेश्चन को ज़रूर याद करोगे, क्योंकि ऐसा ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए ये तो 100% है, लेकिन अगर ऐसा नहीं आता है, कोई बाई द वे अगर चेंज होता है तो इस पर एक क्वेश्चन जरूर नेवी बनाएगा, एक शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन जरूर बनाएगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि प्रथम n सम संख्याएं तथा n विषम संख्याओं का उस योगफल का अनुपात हमें रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि पहले क्या दे रखा है। ऑप्शन में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, जब हम कई बार बाद वाले को पहले लिख देते हैं और रेशियो में पहले वाले को बाद में लिख देते हैं, तो ऑप्शन चेंज हो जाता है। इसलिए पहले क्या रखा है इस चीज़ को बड़ा इम्पोर्टेंट समझना है। मैं यहाँ पर 4 फॉर्मूले लिख रहा हूँ, उन फॉर्मूलों को पहले समझ लो। उस फॉर्मूले कैसे निकलते हैं, तो आप 80 का जो n पदों का योगफल का फॉर्मूला है उसको निकाल कर आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले n पदों प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, ये आपको आना चाहिए दोस्तों। ये जो होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2। समझ में आया। तो दूसरा पढ़ रहे हैं प्रथम
एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ये होता है दोस्तों n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6। ये आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन सम विषम पर आया है। बाई द वे वे कहते हैं n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग और n प्राकृत संख्याओं के योग का अनुपात बताओ, तो फिर इससे निकालना है। तीसरा याद करना है, ऐसे हो जाए और घन का योग पूछ ले। घन का योग प्राकृत संख्याओं में कैसे निकालते हैं, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो एपी के अंदर हम लगाते हैं, वैसे ही निकालते हैं इनको। या कोई जीपी बन रही है तो जीपी बनाते हैं, या कुछ भी बन रहा हो, हमें एक ऐसी फॉर्म में निकालना होता है, चाहे एपी बने, चाहे जीपी बने, चाहे एचपी बने, तो उस फॉर्म में चेंज कर कर इनका मान निकाला जाता है। तो घन का योग क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ये से लिखा है ना। तो ये तीन चीजें आप उतार लीजिए, फिर मैं और आपको लिखवाता हूँ, शायद आपने उतार लिया होगा। अब यहाँ पे लगाइए 4 नंबर, n प्राकृत संख्याओं, n प्राकृत सम संख्याओं का योग, ये होता है दोस्तों आपका n इंटू एन प्लस वन। और अगर मैं यहाँ पे 5वां पॉइंट डालता हूँ, n प्राकृत विषम संख्याओं का योग, तो यहाँ पे विषम है तो n स्क्वायर होता है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, n सम संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों, n सम संख्याओं का योग यहाँ पे हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन, और n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक n से एक n कट गया तो n बचा, अर्थात n प्लस वन अपॉन में n बच गया। तो राइट ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। ये आपको 5 फॉर्मूले और याद करने हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो मॉक टेस्ट की सीरीज है वो वास्तव में बहुत बेनिफिट रहने वाली है। तो दोस्तों आज का जो 5वां क्वेश्चन है वो ये है, और 6ठा क्वेश्चन ये है। तो अब हम इनको सोल्व करते हैं। तो देखिए 5वें क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि वर्ग समीकरण x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यूब के मूल 33 और tan 15 है, तो वैल्यू हमें किसकी बतानी है दोस्तों, 2 प्लस क्यू माइनस पी की वैल्यू बतानी है। ऐसे क्वेश्चन में जो दिया हुआ होता है वो अपने आप आ जाता है, बस हमें मूलों से कुछ कार्रवाई करनी पड़ती है। दिया हुआ उसका मान अपने आप आ जाता है ऐसे क्वेश्चनों के अंदर, हमें कार्रवाई जो मूल दिए होते हैं उन पर करनी होती है। तो मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ, जब मूल मुझे tan 15 और tan दिया है, समीकरण दिया है, तो मैं बोलूँगा कि जो मूल है, मूलों का योग है, मूलों का जो योग है वो क्या हो जाएगा। तो मूलों का योग दोस्तों हम कह सकते हैं कि माइनस का b अपॉन ए होता है। तो माइनस का p अपॉन में 1 होगा स्क्वायर का गुना, तो माइनस का b ही हो जाएगा। अब अगर गुणनफल देखेंगे मूलों का, तो tan 30 इंटू tan 15 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, c अपॉन ए। तो c की वैल्यू क्यू है, a की वैल्यू 1 है, तो c अपॉन ए, तो यहाँ से हो गया क्यू। अब हम एक फॉर्मूला लगाते हैं कि tan 30 प्लस का 15, तो ये क्या होता है दोस्तों, tan 15 tan 30 प्लस tan 15 अपॉन में 1 माइनस tan 30 tan 15। अब हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो इधर tan 45 हो गया ना, तो tan 45 क्या हो जाएगा 1, और बराबर देखो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू माइनस का p है, नीचे 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या है, q है, तो ये हो गया। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस क्यू बराबर माइनस का p। तो देखिए दोस्तों, अब इसको मैं उधर लेके जाता हूँ, तो q माइनस p, और ये इधर आएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अगर मुझे इधर 2 बढ़ाना है, इधर मुझे 2 करना है, तो दोनों साइड 3 3 जोड़ूंगा तभी तो होगा। तो इधर साइड 3 जोड़ा, उधर साइड 3 जोड़ा, तो इधर क्या बन गया, ये बन गया आपका q माइनस पी प्लस का 2, और इसी की तो वैल्यू पूछा है दोस्तों।
तो इसकी वैल्यू 3 के बराबर आई है, तो इसका आंसर भी बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि NC4 NC5 NC6 से AP के अंदर है, समांतर श्रेणी में है, तो n का मान क्या हो सकता है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी तीन संख्याएं AP में होती है, तीन संख्याएं AP में होती है, तीन संख्याएं जब AP में होती है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2b बराबर क्या होता है, a प्लस का c होता है। कैसे हुआ, तो हमने कहा था कि जो AP के अंदर जो बीच में होता है, दो संख्याओं के बीच में, वो उनका माध्य होता है। तो इनका माध्य क्या होगा, इनका माध्य a प्लस का c/2 जो कि b होगा। तो यहाँ से आ गया ना। तो इस तरीके से तीन संख्याएं जब इस तरीके से हो, तो हम 2b बराबर a प्लस c कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, तो b यहाँ पे दोस्तों a यहाँ पे ये है, b यहाँ पे ये है, c यहाँ पे ये है। तो 2b बराबर a प्लस c से हम करेंगे, तो यहाँ पे 2NC5 बराबर NC4 प्लस का NC6 ये दे रखा है। अब NC5 को नीचे भाग में दे देते हैं। अगर कोई इसको यहाँ पे सोल्व करने लग गया, तो देखिए सोल्व तो करना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप सोल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। वरना अगर सोल्व भी करो ना, तो ऑप्शन के हिसाब से करना, फिर ऑप्शन को ही चेक करना। ऐसे अनटेपा मत मानना कि अनटेपा ही आप पूरा सोल्व करने लगे, तो ये कोई बारीकी और 11th का कोई एग्ज़ाम नहीं है दोस्तों, है ना। तो हम भाग देते हैं, तो 2 बराबर NC4 अपॉन में NC5 प्लस का NC6 अपॉन में NC5। यहाँ पर मुझे देखने को मिला कि R के मान में एक का ही अंतर है। तो एक फॉर्मूला याद करना, जब भी एक का अंतर होता है, यानी कि NCR अपॉन में अगर NCR -1 हो, तो इसका आंसर होता है दोस्तों N-R + 1 अपॉन में R, ये होता है। वही मैं अब यहाँ पे पुट करूँगा, तो 2 बराबर, देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला उल्टा है, तो इसको उल्टा कर दूंगा। ये यहाँ पे उल्टा है क्योंकि R बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये नीचे आ गया ना R, तो ये फॉर्मूला पूरा ही उल्टा जाएगा। तो R की वैल्यू हम क्या देते हैं, 5 अपॉन में n कितना है दोस्तों, n ही है, N-R 5 + 1, क्लियर, प्लस का, ये तो इसी फॉर्म में है, नीचे एक कम है ऊपर एक ज़्यादा है, तो इसको इसकी फॉर्म में लिखेंगे। तो N-6 + 1 अपॉन में 6 ये हो गया। इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए, इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए। लिख लिया है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, लिख लिया है ऑब्वियसली। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये हो गया 2 बराबर 5 अपॉन में N-4 प्लस का N-5 अपॉन में 6। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू डालिए ऑप्शन से, पहले 14 अगर वैल्यू डाला, तो ये 2 बराबर 5 अपॉन में 14 डाला तो 10 हो गया, प्लस में 14 में से अगर 5 गया तो 9, तो 9/6 हो गया। तो यहाँ पे लघुत्तम जो आ रहा है वो 60 आ रहा है, लघुत्तम दोनों में 60 आएगा, तो 6 और 6 में 30 प्लस का 10, 10 9 मिलता है, ये 120/60 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, जो कि इधर भी 2 ही है, तो सही ऑप्शन तो यही बैठ गया। लेकिन ये जब आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों, तो ये द्विघात समीकरण बनेगी, और द्विघात समीकरण बनेगी तो ये जो आपका आया सिस्टम, इसके 2 मान होंगे, लेकिन ऑप्शन में 14 ही बैठ गया है, इसलिए हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। ठीक है।